नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। राजधर्म सीधा कोलकाता से आपके सामने लेकर हाजिर हूं और कोलकाता की चर्चा करना इसीलिए जरूरी है। बीते 23 दिन से डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की मांग कोलकाता में की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसने कोलकाता में महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कोलकाता में बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्या अस्पतालों में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्या पश्चिम बंगालों में अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर्स और नर्सेस की सुरक्षा भगवान भरोसे है। एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब एक और घटना ने सबको सन्न कर दिया है। ममता बनर्जी की सरकार पर महिलाओं के खिलाफ अपराध ना रोक पाने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ दीदी के बंगाल में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी और रेप के मामले नॉनस्टॉप जारी हैं। अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला शांत भी नहीं हुआ कि हावड़ा के जिला अस्पताल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है। सिर्फ हावड़ा ही नहीं, पिछले 24 घंटे के अंदर ममता के बंगाल में रेप और छेड़छाड़ की 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बीरभूम में ऑन ड्यूटी नर्स के साथ छेड़खानी के बाद हंगामा मच गया। बीजेपी का कहना है कि कूच बिहार और नॉर्थ 24 परगना में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है और जिन लोगों ने दुष्कर्म किया है वो ममता की पार्टी टीएमसी के मेंबर हैं। वहीं नादिया में भी नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। तो देखिए, 5 घटनाएं बीते 24 घंटे में सामने आ चुकी हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो भयावह घटना हुई उसने तो सबको सकते में डाल दिया, लेकिन दूसरी तरफ इन घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो एक के बाद एक बेटियां शिकार हो रही हैं ऐसे दरिंदों की जो लगातार अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको एक एक करके इन घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगी, लेकिन सबसे पहले आइए आपको बीरभूम की डिटेल बता देती हूँ। आपको बताती हूँ कि बीरभूम में कैसे एक नर्स के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, मोलेस्टेशन का मामला सामने आया है। बीरभूम में एक ऑन ड्यूटी नर्स के साथ छेड़खानी हुई। जिस शख्स ने पर छेड़खानी का आरोप लगा उसका नाम शेख अब्बासुद्दीन है। आरोप है कि अब्बासुद्दीन ने नर्स के साथ उस वक्त गलत हरकत की जब नर्स उसको इंजेक्शन लगाने पहुंची थी। इस घटना के बाद लोगों में भयंकर गुस्सा है। हॉस्पिटल स्टाफ अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिली तो वो काम बंद कर देंगे। यानी जूनियर डॉक्टर पहले ही अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर हैं और अब बीरभूम में हुई इस घटना के बाद भी एक अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है कि अगर अस्पतालों का माहौल सुरक्षित नहीं हुआ तो ये आंदोलन तेज हो जाएगा। Emergency only for emergency and no safety, no duty. We want justice. We want justice. We want justice. No safety, no duty. Emergency only for emergency only for emergency only for emergency and no safety, no duty. We want justice. We want justice. We want justice. No safety, no duty. देखिए, आपने सुना नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी, और ये जो स्लोगन है ये आप कोलकाता में पश्चिम बंगाल में बीते 23 दिनों से सुन रहे हैं। डॉक्टर्स का डर ये है कि वो अस्पताल में जब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो फिर उनके साथ कोई घटना ना हो जाए, और उनका ये डर धीरे धीरे करके सच भी साबित हो रहा है। दरअसल ये बीरभूम की जो घटना सामने आई है ये कल रात की घटना बताई जा रही है। बीरभूम के इलम बाजार ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब्बासुद्दीन को करीब 8 बजे बुखार आने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। नर्स ने शिकायत की कि जो वो मरीज को इंजेक्शन लगा रही थी उस वक्त मरीज ने उसे गलत तरीके से छुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की गई है। यानी मोलेस्टेशन का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अस्पतालों में डॉक्टर धरना दे रहे हैं, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी जो मांग है वो है सिक्योरिटी की, और वही मांग पूरी नहीं हो पा रही है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। 8:30টার দিকে হচ্ছে নাইট শিফট আমি অন হয়েছে অনেকক্ষণ। তো 8:30টার দিকে একটা পেশেন্ট এসেছিল, শেখ আব্বাসুদ্দিন নাম। তো উনি ফিভার কমপ্লেন নিয়ে এসেছিলেন। তো ওনাকে একটা স্যালাইন এবং ইঞ্জেকশন অর্ডার মানে ডক্টর লেখেন, তো আমি ওটা দিতেই গেছিলাম। পেশেন্ট ট্রলিতে ছিল, তো চ্যানেল করার জন্য গেছি। তো পেশেন্টের ডিরেক্টলি ওর বাড়ির লোক তো আছেই, কিন্তু ডিরেক্টলি পেশেন্ট এসে আমার পুরো ব্রেস্টটা একদম টাচ করলো এবং খুব বাজেভাবে। ঠিক আছে, ওটাই কমপ্লেন। এবার অবশ্যই আমি একজন মেয়ে, তো আমার তো এখানে সিকিউরিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেই যায়।
আপনি কি এখানে কমপ্লেইন করেছেন? হ্যাঁ করেছি। পুলিশে কমপ্লেইন করেছেন? হ্যাঁ করেছি, রিটার্ন কোথায় করেছি। কমপ্লেইন করেছেন একটু বলুন। আমাদের ইলামবাজার পুলিশ স্টেশন। কমপ্লেইন করেছেন, কি অভিযোগ করেছেন আপনি? অভিযোগ ওটাই যে পেশেন্ট আমার সাথে মিসবিহেভ করেছে, এটা যেন আর কারোর সাথে না হয়। একটা অন ডিউটি স্টাফের সাথে এরকম হচ্ছে, তো আমার না হয় এটা সব অন্য কারোর সাথেও হতে পারতো, আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকতে পারতো না। তো ওই কারণে নিয়ে কি বলবেন? নিরাপত্তা তো অবশ্যই দরকার, আর ওই সময় তো কি আর বলবো, অবশ্যই দরকার। নাইট শিফটে ডিউটি করছি। আপনি আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন? সবাই জানেন, অলরেডি দিদি আছেন, স্যারও এসেছিলেন, আমার যে বিএমওইচ স্যার আছেন উনিও এসেছিলেন, সবাই আছেন। और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ। ओंकार, जितने भी अस्पतालों में हम घूम रहे हैं, जितने भी डॉक्टर से बातचीत की जाती है, सभी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब तक उनकी सिक्योरिटी नहीं होगी वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। और उनका ये डर कितना सच्चा है ये बीरभूम के अस्पताल की घटना बताने के लिए काफी है। कब दुरुस्त होंगे ये हालात? जी देखिए, जूनियर डॉक्टर की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, और सिक्योरिटी और सेफ्टी जब तक नहीं मिलेगा तब तक जूनियर डॉक्टर हड़ताल जारी रखेंगे। क्योंकि और एक बार फिर से ये सिक्योरिटी और सेफ्टी ना मिलने पर क्या हालत हो सकता है ये देखा गया है बीरभूम का इलाम बाजार में ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर कल रात 8:30 बजे के करीब एक मरीज जब भर्ती होता है अस्पताल में, तब डॉक्टर उनको सलाइन और एक इंजेक्शन देने के लिए कहा जाता है डॉक्टर की तरफ से, तभी वो नर्स पहुंचती है उस आदमी के पास, और उनके पास पहुंचने पर ही उनको उस नर्स के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप नर्स लगाती है। उनके प्राइवेट पार्टों पर हाथ लगाने के आरोप लगाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि एक ऑन ड्यूटी नर्स जब अपने ड्यूटी पर है तब उनके साथ ऐसे छेड़छाड़ किया जाना, कहीं ना कहीं तो सवाल उठता ही है, कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होता ही है। तो इसके बाद जैसे कि देखा गया है कि इलाम बाजार थाने में इस व्यक्ति के नाम पर एक FIR दर्ज करवाया गया, और उसके बाद पुलिस ने इसे हिफाजत में ले लिया है, फिर उसने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन गिरफ्तार तो हुआ है, लेकिन अस्पतालों में नर्स जितने लेडी डॉक्टर है, उनका सिक्योरिटी कहाँ है, उनका सेफ्टी कहाँ है, इसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार धरने नर्सों की तरफ से दिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस अस्पताल में अभी सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जाएगी, लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था जो नर्सों का कहना है कि कुछ दिनों तक चलेगी, उसके बाद फिर क्या होगा, जो ऑन ड्यूटी नर्स रहेंगे, जो ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर रहेंगे, उनका सुरक्षा कहाँ रहेगा, तो इसी को लेकर लगातार सवाल पैदा हो रहा है। लगातार सवाल अगर एक अस्पताल का होता तो समझ में भी आता, लेकिन ये तो पश्चिम बंगाल के अस्पतालों से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, और इन अस्पतालों की सुरक्षा, इन अस्पतालों में काम करने वाली महिला डॉक्टर, नर्सेज, जूनियर डॉक्टर की सुरक्षा किसके हवाले है, ये तो बड़ा सवाल है। क्योंकि सिर्फ बीरभूम नहीं बल्कि हावड़ा में भी एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की गई है। एक 12 साल की बच्ची के साथ हावड़ा में छेड़खानी की घटना सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि जिस बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है उसकी उम्र महज 12 साल है। छेड़छाड़ की इस वारदात के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। गुस्साई भीड़ ने अस्पताल के अंदर नारेबाजी की है, और पुलिस प्रशासन जो है वो फिलहाल मौके पर तैनात है। पुलिस प्रशासन और सरकार से आरोपी को सख्त सजा देने की मांग हावड़ा में भी की जा रही है। जो चाहे हावड़ा का अस्पताल हो जहां एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की गई हो, चाहे फिर बीरभूम का अस्पताल हो जहां नर्स के साथ उस दौरान छेड़खानी की गई, जब वो एक मरीज का ट्रीटमेंट कर रही थी, जब एक मरीज को इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंची थी, वहां पर सलाइन चढ़ाने के लिए पहुंची थी, उसी दौरान गलत तरीके से नर्स को छुआ गया, प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाने की कोशिश की गई। नर्स ने इसकी तुरंत शिकायत की है, आरोपी को पकड़ भी लिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद जो चिंता डॉक्टर्स की है वो चिंता और भी ज्यादा गहरी हो जाती है, और उस चिंता पर क्या कदम पश्चिम बंगाल सरकार उठाएगी, ये सवाल भी बड़ा लाजमी हो जाता है। सिर्फ आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का ये मामला नहीं है, ये मामला तो अब पश्चिम बंगाल के बाकी तमाम अस्पतालों से सामने आ रहा है, जहां एक के बाद एक महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद ये सोचना पड़ रहा है कि अस्पतालों की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे है।
समझिए कि हावड़ा में क्या हुआ। हावड़ा का ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, या हावड़ा में गुस्सा जो लोगों का आप देख रहे हैं, नाराजगी, आक्रोश आप जो लोगों का देख रहे हैं, ये किस वजह से हुआ? दरअसल बताया ये जा रहा है कि 12 साल की बच्ची को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कल हावड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रात करीब 10 बजे जब उसे सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया तो अंदर आनंद राज नाम के एक टेक्नीशियन ने उसके साथ छेड़खानी की है। इसके बाद लड़की लैब से बाहर आई और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई, जिससे वहां सनसनी फैल गई। चिल्लाने पर लोग जमा हो गए। सूचना मिलने के बाद हावड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आकर टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के से समय समय पर पूछताछ की गई। इस घटना को देखते हुए अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हावड़ा में एक बच्ची जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई थी वो भी सुरक्षित नहीं है। तो चाहे डॉक्टर हो, नर्सेज हो, चाहे फिर ट्रीटमेंट करवाने आने वाली महिला हो, बच्ची हो, कोई भी अस्पतालों में फिलहाल सुरक्षित नहीं है। सिटी स्कैन करवाने के दौरान एक टेक्नीशियन ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की है। एक ऐसा ही मामला सिर्फ हावड़ा और ये आपको बता दें कि बीरभूम का मामला नहीं है, या फिर ये कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा ही मामला कूच बिहार में भी सामने आया है। वो भी आपको बताऊंगी। उससे पहले आप देखिए पुलिस अब कैसे हालातों को संभालने की कोशिश कर रही है। বড় সাহেব ধরে ঠিক আছে এমনিতে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, যা অ্যালিগেশন সেটা যে কেস করে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কোন অভিযোগটা ওটা স্টেটমেন্ট যা আছে আমাদের সিপি সাহেব দেবেন, ঠিক আছে, ওটা আমি দিতে পারবো। तो आपने पुलिस को तो सुन लिया। पुलिस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अस्पतालों में एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए या आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई की जाए, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि ऐसे दरिंदों के जहन में दर्द पैदा हो, डर पैदा हो, जिसकी वजह से किसी और लड़की इनका शिकार ना बन पाए। अब आइए आपको कूच बिहार का मामला भी बता देती हूँ। कूच बिहार में भी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने महिला सुरक्षा के जितने भी दावे पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से किए जाते हैं उन दावों की पोल खोल दी है। बीजेपी का दावा है कि कूच बिहार जिले के हल्दीबाड़ी में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ हुई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि छेड़छाड़ का आरोप टीएमसी के एक नेता पर लगा है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि नाबालिग से छेड़छाड़ की इस वारदात के पीछे टीएमसी का पंचायत सदस्य लियाकत सरकार है, जिसने बच्ची के साथ छेड़खानी की है, जिसने बच्ची को मोलेस्ट करने की कोशिश की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये कूच बिहार से मामला सामने आया है। अब देखिए जो बीजेपी ने मामला उठाया है उसमें शुवेंदु अधिकारी ने किस तरीके से इस मामले को प्रकाश में लाया आपको बताती हूँ। शुवेंदु अधिकारी ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। शुवेंदु ने दावा किया है कि ये लोग नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना का विरोध करने के लिए थाने में पहुंचे हैं। ये मामला इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पर छेड़खानी करने वाला जो शख्स है या छेड़खानी करने का आरोप जिस व्यक्ति पर लगा है उसके संबंध टीएमसी से हैं, यानी कि वो टीएमसी का नेता बताया जा रहा है। आपको बताएं कि टीएमसी का पंचायत सदस्य है लियाकत सरकार, जिस पर एक बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। और इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा कैसे भड़कता है, या पश्चिम बंगाल में कैसे अब लोग अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, उनका आक्रोश अब सड़कों पर कैसे आ रहा है, थाने तक कैसे पहुंच रहा है, ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर शुवेंदु अधिकारी की तरफ से शेयर की गई है और इस तस्वीर में जो लोग हैं वो थाने पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हंगामा जायज इस वजह से है क्योंकि एक के बाद एक बेटियां दरिंदों के शिकार बन रही हैं पश्चिम बंगाल में। अब बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल के अंदर लड़कियां पूरी तरीके से असुरक्षित हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस कुछ भी नहीं कह सकती। यही वजह है कि उनकी हिम्मत इतनी बढ़ती है कि वो बेटियों की, लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। दबंगई इतनी है टीएमसी के नेताओं की कि वो बेटियों के साथ गलत काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने पिछले 24 घंटे के अंदर हुई 2 और घटना का जिक्र किया है। दावा किया गया है कि नादिया जिले के कृष्णगंज के भजन घाट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। वहीं नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में कक्षा 2 की लड़की के साथ रेप हुआ है। इस रेप कांड में भी टीएमसी नेता का नाम शामिल है। तो ये आरोप जो है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से साझा किए जा रहे पोस्ट के मुताबिक 24 घंटे में, बीते 24 घंटे में 5 घटनाएं पश्चिम बंगाल में ऐसी सामने आ चुकी हैं। अमित मालवीय ने एक रेप की शिकार नाबालिग बच्ची की मां का वीडियो भी शेयर किया है। आरोपी ने पीड़ित बच्ची के परिवार को किस तरह डराया और धमकाया, ये आप सुनिए।
বলছি কি ঘটনা ঘটেছে আপনার মেয়ের? আমার মেয়েকে দেখে আমাকে বললো মামি বোনকে নিয়ে আসছি দোকানে আমি খাবার কিনতে, খাবার খাবে বলছে, তাই নিয়ে আসি কিনে। তারপর যখন বাড়ি আসছি না, খোঁজাখুঁজি করছি, বাড়ি পাচ্ছি না, তখন দেখছি সে মাঠ পানে গিয়েছি কলা বাগানে, দেখছি পড়ে আছে আমার মেয়ে, আরো জুড়ি পালিয়েছে। কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল? হ্যাঁ। তারপর কি করলেন? তারপরে মারবে বলে ও কাকিমা নিয়ে গেছে ওদের বাড়িতে। কি ভয় দেখিয়েছে? হ্যাঁ, ভয় দেখিয়েছে। কি বলেছে? আর বলেছে কি যে আমার মেয়েকে যখন জ্ঞান ফিরে তখন বলেছে কি যে তুই যদি বাড়িতে বলিস, কাউকে যদি বলিস, তাহলে মোবাইলে আমি তুলে রেখেছি, তাহলে আমি ভাইরাল করে দেবো। আপনি কি চাচ্ছেন? আমি চাইছি যে আমার মেয়ে যেমন হয়েছে এইভাবে আর 5টা মেয়ের সঙ্গে না হয়, আমি কেসটা আমি করতে চাই। ও কি চাচ্ছেন আপনারা? আমি সাজা চাই। एक बार फिर ओंकार का रुख कर लेंगे। ओंकार, बेशक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, कड़े कानून बनाने की मांग करें। उन कड़े कानूनों का होगा क्या जब टीएमसी के नेता ही दबंगई दिखाएंगे? इसे कब दुरुस्त किया जाएगा? इस सिस्टम को कब सुधारा जाएगा? ये अब बड़ा सवाल है। जी देखिए, ये जो आरोप लगा है अमित मालविया और शुभेंदु अधिकारी ने जो ट्वीट किया है, जिसके पीछे, दोनों घटना के पीछे ही तृणमूल कांग्रेस के 2 नेता है, तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठता ही है कि जो शासक दल में है वही जो सत्ताधारी पार्टी में है, उसी का जो लोग है वो लोग ही इस दुष्कर्म के साथ रहेंगे, तो कैसे आखिर सुधारा जाएगा? क्योंकि लगातार ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा है कि जल्द से जल्द इस बारे में एक नया कानून लाया जाए जिसमें 15 दिन के अंदर ट्रायल होकर उनको फांसी दिला जाए। तो इसी पर कहीं ना कहीं तो सवाल पैदा होता ही है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए लोग ही ऐसे करेंगे तो आम इतना जो जहां यहाँ पर आरोप लग रहा है, तो वो उसको कैसे सुधारा जाएगा? या फिर तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के जो लोग के खिलाफ ये आरोप लगा है, पार्टी क्या उसके खिलाफ क्या व्यवस्था लेती है? पार्टी क्या उसके खिलाफ कोई व्यवस्था लेती है? यही सवाल सबसे बड़ी है अभी, क्योंकि लगातार 24 घंटे में 5 ऐसे दुष्कर्म का खबर बाहर आया है, जिसमें से बोला जा सकता है कि बीरभूम के इलाम बाजार हो, चाहे हावड़ा हो, चाहे ये कोचबिहार हो, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी से जुड़े हुए लोग ही ऐसे दुष्कर्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को तो सुरक्षित महसूस नहीं होगा राज्य में। यही सवाल अब सबसे बढ़कर आ रहा है। प्राची। बिल्कुल ओंकार, ये वो सवाल है जिसका जवाब टीएमसी सरकार को देना होगा, जिसका जवाब ममता बनर्जी की सरकार को देना होगा, और ये बताना होगा कि जिन टीएमसी नेताओं की दबंगइयों की खबरें सामने आ रही हैं, दबंगइयों की कहानी कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में सुनाई जाती है, और वो अपने इस दबंगई के बल पर या सत्ता के बल पर बेटियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, उन नेताओं पर ममता सरकार क्या कदम उठाएगी? अब देखिए, चूंकि ये मामला टीएमसी के नेताओं से जुड़ जाता है, पश्चिम बंगाल से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने तो पूरे देश को सकते में ला दिया था। अब बीजेपी इन पूरे मामलों को लेकर टीएमसी सरकार पर हमलावर है। ममता बनर्जी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और इसी वजह से लगातार बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। एक के बाद एक बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर रहे हैं। कभी विमेन कमीशन के दफ्तर में जाकर तालाबंदी की कोशिश की जाती है, कभी पैदल मार्च निकाला जाता है, तो कभी धरने पर बीजेपी के नेता बैठते हैं। बाकायदा बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये मांग की जा रही है कि ममता बनर्जी एक सीएम के तौर पर फेल हो चुकी हैं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक तरफ विपक्ष है, यानी कि बीजेपी है जो सड़कों पर है, तो यहाँ आपको सत्ता पक्ष भी सड़कों पर नजर आएगा। टीएमसी भी सड़कों पर उतर आई है और वो आरोपियों को, वो बेटी के दोषियों को फांसी देने की मांग कर रही है। टीएमसी केंद्र सरकार से रेपिस्ट के लिए मौत की सजा का कानून पारित करने की वकालत कर रही है, जबकि बीजेपी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी नेता धर्मतल्ला में धरने पर बैठे हैं, तो टीएमसी नेता भी केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। यानी चाहे सत्ता पक्ष हो
चाहे विपक्ष हो, दोनों ही सड़कों पर हैं। और ऐसे में जब ये सियासी जंग जारी रहेगी, सियासी वार पलटवार रहेंगे, तो गुंजाइश बड़ी कम रह जाती है कि बेटियों को जल्द से जल्द न्याय मिल पाएगा या बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। फिलहाल इस पूरी घटना पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तो की जा रही है। एक तरफ बीजेपी के तीखे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब देने की बजाय आपको बंगाल की सड़कों पर, आपको कोलकाता की सड़कों पर एक अजीब राजनीति नजर आएगी। सत्ता पक्ष जिस पर जिम्मेदारी है पूरे पश्चिम बंगाल की, जिस पर जिम्मेदारी है महिलाओं को सुरक्षित रखने की, वो सत्ता पक्ष भी सड़कों पर उतरा है। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं? केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाई जा रही है कि आप महिला की सुरक्षा को लेकर एक कड़ा कानून बनाएं जिसमें हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री बार बार प्रधानमंत्री को लिखी है। आज हम ये चीज शायद बहुत कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन हमारी जो माननीय प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, जो खुद एक औरत है, वो एक सिर्फ स्टेटमेंट दे दी इनफ इज इनफ, पर आपसे हम लोग इनफ इज इनफ नहीं बोल सकते। इनफ इज इनफ एक आम औरत बोलेगी। आप अगर प्रेसिडेंट हो तो आप अपना प्रेसिडेंट रूल करके एक ऐसा लॉ लाइए, एक ऐसा लॉ पास करने में मजबूर कर दीजिए ताकि औरत लोग बोले यस इनफ इज इनफ। और पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर सियासी बवाल तो मचा है, तो वहीं महाराष्ट्र में शिवाजी के नाम पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी तो विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी को संजीवनी मिल गई है। शिंदे सरकार टारगेट पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आज इसी मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी के नेता सड़कों पर उतरे हैं। मुंबई की सड़कों पर पैदल मार्च निकाला गया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले समेत महाविकास अघाड़ी के तमाम जो बड़े नेता हैं इस मार्च में शामिल हुए हैं। मार्च को नाम दिया गया है सरकार को जूते मारो आंदोलन। मुंबई पुलिस ने भले ही मार्च की इजाजत नहीं दी हो, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देकर मुंबई की सड़कों पर महाविकास अघाड़ी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। शिंदे सरकार से आज भी सवाल पूछे गए और जमकर नारेबाजी भी की। उधर महाविकास अघाड़ी के मार्च के विरोध में बीजेपी ने भी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। तो एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी के तमाम जो बड़े नेता हैं और विपक्षी नेता भी आज सड़कों पर मुंबई में उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इनके विरोध में सड़कों पर उतर गई है। अब सबसे पहले आपको महाविकास अघाड़ी के प्रोटेस्ट की हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के सीनियर लीडर्स के साथ आज कार्यकर्ता और समर्थक भी मुंबई की सड़कों पर उतरे। भले ही पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी, फिर भी हजारों का हुजूम सड़कों पर नारेबाजी करता हुआ नजर आया। उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, नाना पटोले हो, संजय राउत हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, आज महाविकास अघाड़ी द्वारा सरकार के खिलाफ जूते मारो आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के विरोध में किया गया है। और आपको बता दें, इसको लेकर जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी के तमाम जो बड़े नेता, इसके अलावा मैं शरद पवार की बात करूं, वो भी आज सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस के भी कई सीनियर लीडर्स सड़कों पर उतरे हैं। आपने देखा आज महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में पैदल मार्च निकाला है, मुंबई की सड़कों पर अपना पावर शो किया। लेकिन अब इस मामले की पूरी टाइमलाइन क्या है वो आप जान लीजिए। दरअसल 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में लगी शिवाजी की 35 फुट की जो मूर्ति थी वो गिर गई। इस प्रतिमा का अनावरण पिछले साल ही दिसंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के मौके पर किया था। शिवाजी की मूर्ति को नौसेना ने ही बनवाया था। इस मामले में महाविकास अघाड़ी लगातार शिंदे सरकार से सवाल पूछ रही है। महाविकास अघाड़ी का यह आरोप है कि लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए जल्दबाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मूर्ति का अनावरण कर दिया गया, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मूर्ति गिरने के बाद से शिंदे सरकार एक्शन में आ गई है। नौसेना के नेतृत्व में जांच चल रही है। मूर्ति कैसे गिरी इसकी वजहों का भी पता लगाया जा रहा है और शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र की जनता को यह भरोसा दिया है कि उसी जगह पर जल्द से जल्द शिवाजी की नई मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस पूरे मामले में एक्शन भी हुआ है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अहमियत महाराष्ट्र में क्या है, वहां की सियासत में क्या है, अब आप ये भी समझ लीजिए। ये सभी दल जानते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है शिवाजी महाराज। महाविकास अघाड़ी भले ही महायुति सरकार के खिलाफ चुनाव से पहले नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इन सबके बीच तीन बड़े लीडर्स की माफी से पूरा खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे महाराष्ट्र, मूर्ति गिरने के बाद पहली बार महाराष्ट्र पहुंचा तो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी थी। मोदी ने शिवाजी को अपना आराध्य देव बताया।
प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मंच से जनता से माफी मांगी, उससे महाविकास आघाड़ी का जो नैरेटिव था, जो उन्होंने एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसे बड़ा झटका लगा। इससे पहले चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी बोल चुके हैं। वो इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता से 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अजित पवार ने भी एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वो शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांगते हैं। और इतना ही नहीं है, उनकी पार्टी ने तो अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट भी किया था। देवेंद्र फडणवीस ने भी माफी मांगी थी, लेकिन पूरा सिनेरियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफी मांगने के बाद कैसे बदला, वो भी आपको दिखाएंगे। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। सिंधुदुर्ग में जो शिवाजी की प्रतिमा लगी थी, वो महज 8 महीने में ही टूटकर गिर गई। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया था, जो 26 अगस्त को तेज आंधी में गिर गई। नौसेना ने शिवाजी की मूर्ति को लगाया था, जिसमें करीब 3600 करोड़ रुपए का खर्च आया था। महाविकास आघाड़ी के नेता आज सड़कों पर उतरे हैं। शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एकनाथ शिंदे ने खुद मीडिया के सामने आकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं को जवाब दिया है। क्या कहा है वो सुनिए आप। ये आंदोलन जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो प्रतिमा है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बहुत ही दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील बात है। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्त जो है उनके लिए ये बहुत ही भावनिक मुद्दा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है। लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा को तोड़ने के लिए 2-2 जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। अब ये कौन सा है? अब उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए। और वो छोड़कर यहाँ पर आज जो कर रहे हैं, ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही शुद्ध है, समझदार है। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नजर आ रही है। और इसलिए नजदीक, बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है। और आने वाले इस चुनाव में हमारे महाराष्ट्र की जनता इनको जोड़े से मारेगी, इतना मैं कहता हूं। तो देखिए, सबके मन में एक सवाल है कि आखिर जिस शिवाजी की मूर्ति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था, जिसे नौसेना ने बनाया था, वो टूटी कैसे? क्या कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट था? क्या मूर्ति लगाने में जल्दबाजी हुई? क्या वजह रही है इसके पीछे? अब वो आप जान लीजिए। दरअसल शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा सिंधुदुर्ग के किले में समंदर के पास लगाई गई थी। मूर्ति के गिरने से ठीक 6 दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कोस्टल डिपार्टमेंट को एक लेटर भी लिखा गया था। उस लेटर में मूर्ति में लगे नट बोल्ट के खराब होने का जिक्र किया गया था, क्योंकि समुद्र के किनारे वो मूर्ति लगी थी। लेटर के मुताबिक समंदर के पानी में चलते मूर्ति में लगे जो नट बोल्ट हैं उसमें जंग लग गई, वो खराब हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी मूर्ति बनाने वाले ठेकेदार और कंसल्टेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। 26 अगस्त को तेज आंधी के चलते ये मूर्ति गिर गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में पूरी सियासत अब इसको लेकर हो रही है।
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले इस मामले में लगातार शिंदे सरकार को टारगेट कर रहे हैं। नाना पटोले ने आज मार्च के बीच में कहा कि महाराष्ट्र की जनता विधानसभा चुनाव में शिवाजी के अपमान का जवाब वोटों से देगी। महाराष्ट्र की जनता ने तो खुद को माफी मांग ली है, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये शिवद्रोही सरकार है। हमें पेशवाई का इतिहास पता था, लेकिन पेशवाई की विचारधारा के लोग आज सत्ता में बैठकर वो अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर सकते हैं और महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं था, अब महाराष्ट्र की जनता को पता हो चल गया है कि ये पेशवाई विचारधारा जो आज भी है, कल भी रहेंगी, और इसलिए ये पेशवाई विचार की सरकार ही महाराष्ट्र से भगाना। तो महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले महाविकास आघाड़ी को महायुति सरकार को घेरने के एक ऐसा मुद्दा मिल गया जो महाराष्ट्र की जनता के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। महाविकास आघाड़ी का लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही जोश हाई हो गया और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले शिवाजी की मूर्ति गिरने के मुद्दों को वो मराठा वोटर्स के बीच पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं, कैश कराना चाहते हैं। मराठा वोटर्स की महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की क्या अहमियत है, अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगी जिनसे आपको समझ आएगा। महाराष्ट्र में करीब 33% मराठा वोटर्स हैं। मतलब पूरी तरह से यह साफ है कि मराठा वोटर जिसके साथ खड़ा है उसके लिए सत्ता तक पहुंचना काफी हद तक आसान हो जाता है। मराठा वोटर्स का विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में बड़ा असर है। विदर्भ इलाके में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं, जबकि मराठवाड़ा में 48 विधानसभा सीटें हैं। मतलब मराठा वोटर्स बहुल टोटल 108 सीटें हैं, जहां पर 108 ऐसी सीटें हैं जहां पर मराठा वोटर्स का वर्चस्व है। आपको बता दें कि पिछले 20 चीफ मिनिस्टर्स में से 12 मराठा समुदाय से रहे हैं और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले करीब 40% विधायक भी मराठा समुदाय से आते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, ये बात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं और इसीलिए फडणवीस महाविकास आघाड़ी पर शिवाजी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी? बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया। अरविंद सावंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद 24 घंटे 365 दिन राजनीति करती है और दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाती है। महाराष्ट्र को बार बार अवमानित कर रहे हैं। जब हमारा वहां जो राजकोट पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का खंडन हुआ तो हमारा हृदय भी छिन्न विछिन्न हुआ। महाराष्ट्र का हृदय छिन्न विछिन्न हुआ क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, महाराष्ट्र की आस्था है। उस आस्था को ठेस पहुंची। ठेस पहुंचने के बाद भी अगला सवाल न पूछना, इसके लिए पहले ही जवाब देता हूं। इन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी, दाम्भिकता है। आज माफी मांगते हो क्या? मणिपुर की माफी आज तक मांगी क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज को मान्यता है? मणिपुर वाली जो घटनाएं हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज को मान्य होती थी। अब रही बात इस विषय पर, हम शांततापूर्ण वहां जाकर अभिवादन करना चाहते हैं। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहले से कहा कि जो हुआ वो महाराष्ट्र को अपमानित करने की बात है। अब उस अपमान में जख्म पर नमक छेड़ने का काम अगर सरकार और पुलिस करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यूपी में बाघ और भेड़ियों के आतंक की। इस वक्त उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में बाघ और भेड़ियों की दहशत है। बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, इन 3 जिलों में लोग खौफ के माहौल में हैं। बहराइच में भेड़िए ने फिर से अटैक कर दिया। देर रात 7 साल के बच्चे पर भेड़िए ने अटैक किया है। इसके बाद फिर सुबह करीब 4 बजे 55 साल के एक बुजुर्ग को हमला कर घायल कर दिया। बहराइच में वन विभाग की टीम 2 खूंखार भेड़ियों की तलाश कर रही है।
वहीं लखीमपुर खीरी में खूंखार बाघों की भी दहशत है। वन विभाग की टीम 8 बाघों की तलाश कर रही है। ड्रोन और कैमरों की मदद भी ली जा रही है। वन विभाग की टीम लखीमपुर खीरी में 8 बाघों की तलाश कर रही है और इसी बीच वन विभाग को कैमरे के जरिए आदमखोर बाघ की लोकेशन मिल गई। घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर बाघ की लोकेशन मिली। वन विभाग के बड़े अफसर मौके पर मौजूद हैं। वहीं वन विभाग का यह कहना है कि जल्द ही बाघ पकड़ा जाएगा। इसके अलावा सीतापुर में भी बाघ और भेड़िया दोनों लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। बहराइच में भेड़िया लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है, तो यहां वन विभाग की टीमें पिंजरा लगाकर भेड़ियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई हैं, प्लान बना रही हैं। लेकिन दोनों भेड़िए अभी भी लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन दोनों भेड़ियों में एक भेड़िया लंगड़ा भी है जो काफी खतरनाक है। अब एक बार फिर भेड़िए ने एक बुजुर्ग और बच्चे को टारगेट किया है। घायलों को अस्पताल ले जाकर उनका इलाज कराया गया। ये लोग अभी तक खौफ में हैं। गांव के लोग भी भेड़िए के खतरे के दहशत से दिखाई दे रहे हैं। 4 बजे भोर में हमको जानवर ने पकड़ा। हम बैठे रहे पलका पर, बाथरूम करके आए हम, और वो दरवाजा तनी खुला रहा, वो ऐसे झपटा हमारे नट्टी पर गिर गया। जब वो हमको बोलने नहीं दिया तब उसके जबड़ा जब हमारे हाथ में आया, पकड़ के जब दाबे हम, तब उसने छोड़ा है। 2 मिनट तक उसको हम पकड़े रहे हैं। हम चेहरे पे उसने नाखून नहीं मारा? नहीं, उस मुझका मौका नहीं दिया मारने के लिए। जब मुंह बिछौना पर हमरे रहे हो सर। तो गले पे ये क्या उसने काटा या नहीं, दांत लगा इधर से, ऐसे पकड़ा था। बहराइच में भेड़िए शिकार करने के बाद अपनी लोकेशन बदल देते हैं। यहां 2 भेड़ियों की मूवमेंट दिखी है जिन्हें अब तक पकड़ा नहीं जा सका। बहराइच में भेड़ियों ने मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाया। ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी लगातार ग्राउंड में मौजूद हैं और पिंजरा लगाकर दोनों भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहराइच की मैसी तहसील के हरदी इलाके में लोग डर के साए में हैं। 50 गांव के 80,000 लोग भेड़िए की दहशत में हैं। 8 बच्चों समेत 9 को अब तक भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। भेड़िए के हमले से 35 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 4 भेड़िए को अब तक पकड़ा जा चुका है, लेकिन 2 की तलाश अभी तक जारी है। कैमरे और ड्रोन की मदद से भेड़ियों की तलाशी की जा रही है। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमों ने डेरा डाल लिया है। वन विभाग की 25 टीमें 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए 350 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। 10 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 8 थर्मो सेंसर्स की मदद ली गई है। अलग अलग जगहों पर 4 पिंजरे लगाए गए हैं। 50 वन कर्मी इन पिंजरों की लोकेशन डिसाइड करने के लिए पिंजरा लगाने के लिए लगे हुए हैं। ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? दोनों ट्रेस हुए थे। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी हुई, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं। आज या कल में पकड़ा जाएगा। साथ में और भी ये आप तो फॉरेस्ट से, उसके अलावा मुझे लगता है पुलिस की टीम से सभी लोग, पुलिस का सहयोग तो बहुत अच्छा रहा है। ये हमारी पूरी टीम पुलिस की ही है, ये हमारे फॉरेस्ट के साथी हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। दोनों भेड़िए 50 दिनों से गांव वालों और वन विभाग के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए। बार बार चकमा देकर फरार हो जाते हैं। लगड़े भेड़िए को सबसे पहले 28 अगस्त को थर्मल कैमरे पर आइडेंटिफाई किया गया था। वन विभाग की टीम ने उसे आदमखोर भेड़िए का अल्फा बताते हुए फुटेज रिलीज की। उसके बाद 48 घंटों तक न लंगड़े भेड़िए का कोई सुराग मिला और न ही उसके दूसरे साथी का। दोनों भेड़िए लगातार वन विभाग की टीम को गच्चा दे रहे थे, लेकिन 30 अगस्त की रात में लगड़ा भेड़िया और उसका साथी फिर गांव में घुसने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद हो गए। बहराइच में भेड़िया लोगों के लिए आफत बन गए हैं, तो लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक है। वन विभाग की टीम लखीमपुर खीरी में 8 बाघों की तलाश कर रही है। बाघ के हमले में 1 महीने में 4 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच वन विभाग के लगाए कैमरे में आदमखोर बाघ कैद हुआ। वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए थे। पिंजरे के पास कैमरा भी लगाया गया था और इसी के साथ 2 ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी भी हो रही थी। निगरानी के दौरान बाघ नजर भी आ रहा था, वो जहां भी जा रहा था उसका मूवमेंट नजर आ रहा था। लखीमपुर में पिछले 28 दिनों से बाघ का खौफ सता रहा है। 8 खूंखार बाघों की तलाश हो रही है। बाघ के हमले से अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 100 गांवों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। वन विभाग की टीम 10-15 किलोमीटर के एरिया में बाघ को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। थर्मल ड्रोन से
पैनी नजर रखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक आदमखोर बाघ गिरफ्त में नहीं आया है। लखीमपुर में 27 दिन के भीतर 4 लोगों को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। 1 अगस्त को खीरी थाना में एक 10 साल के बच्चे को बाघ ने अपना शिकार बनाया। फिर अगले ही दिन 2 अगस्त को शारदा नगर रेंज के मैनहा गांव में चारा लेने गए 9 साल के बच्चे को बाघ ने अपना निवाला बना डाला। इसके बाद 4 अगस्त को गोलावन रेंज में 12 साल की एक बच्ची को बाघ ने खींच लिया। इसके बाद उसकी डेड बॉडी खेत में मिली थी। 27 अगस्त को इमिलिया गांव में खेत पर गए किसान को बाघ ने अपना शिकार बनाया था। लोग 4 केज लगा दिए हैं अलग अलग जगहों पे, और ड्रोन पे भी उसकी निगरानी की जा रही है लोकेशन लेने की, और लगभग 24 कैमरा ट्रैप हम लोग लगाए हैं लोकेशन। लेकिन आज जहां तक खबर है कि मुझे कि टाइगर का आसपास के 3-4 गांव में भी लोकेशन नहीं मिला है, क्योंकि नॉर्मली जहां स्टाफ के मूवमेंट ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वैसे भी टाइगर वहां से हटने लगता है। तो आसपास एरिया जैसे क्योंकि पूरा गन्ने में है तो हर जगह उसके हैबिटेट जैसे हैं, तो अभी उसका लोकेशन ट्रेस नहीं है। लेकिन जो है टाइगर जिस एरिया में रहता है वहाँ वापस आता है, बार बार आता है। तो हम लोगों की यही कोशिश है कि पहले जो है उसकी लोकेशन ट्रेस करें और जहाँ है उसको पिंजरे की तरफ जो है आगे बढ़ाएं। सीतापुर के लोग इस वक्त दोगुनी दहशत में हैं। यहाँ बाघ और भेड़िए दोनों का ही आतंक है। जिले की अलग अलग तहसीलों में भेड़िए और बाघ के चलते लोग परेशान हो गए। यहाँ लोग इतने डरे हुए हैं कि घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। यहाँ एक बाघिन हिंसक हो गई। वो अपने पूरे परिवार के साथ घूम रही है। अभी तक 10 से 15 मवेशियों को निशाना बना चुके हैं। बाघिन अपने परिवार के साथ 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में एक्टिव है, जिसके चलते 8 गांवों में सबसे ज्यादा दहशत है। वहीं भेड़ियों ने भी अब तक 6 लोगों पर अटैक किया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सदरपुर थाना क्षेत्र में भेड़िए का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। वन विभाग की टीम पिंजरा लगाकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है।